चल रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट देखने बाबू, नहीं तो हमको 1 घंटा पढ़ा दूं। चल रहा है चल ठीक। आप ध्यान से सुनो, कल अल्कोहल फिनॉल ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू किए थे, जिसमें से अल्कोहल का हो गया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का हो गया था। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने थे? 4 थे ना, मेनली 4 थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अल्कीन से, कार्बोनिल कंपाउंड से और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, यही 4 हमारे इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है? किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन? फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसी को अभी तक जितना पढ़े हो उसमें से फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर पता हो तो बताए, कि जिसको पता हो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक भी याद आ रहा हो? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम बताए हैं 1-2 बार। डाउस प्रोसेस, हमने डाउस प्रोसेस का नाम नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन डाउस प्रोसेस ही बताया था। क्या है वो? तो ये भी तो बताओ। कुछ याद आ रहा है कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता था, फिर 623 केल्विन टेम्परेचर पर 200 से 300 एटीएम प्रेशर पर Cl हट जाता था और OH आ जाता था। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, कोई बात नहीं पढ़े हो तो भी आप लोगों के लिए, जिस तरह के आप लोग हैं उस तरह का ही याद करने का तरीका भी है इसका। A B C D। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभागा, बेईमान, चोटा, A B C D। कौन है? अभागा, बेईमान, चोटा, अरे बाबा ये ABCD याद करने का तरीका है। A का है आपका फ्रॉम एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। B का है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। C का है क्यूमीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, क्यूमीन, ठीक है। आइए, और D से है, आइए भाई आइए, प्रैक्टिकल है क्या कोई आज? हाँ? अच्छा, इसीलिए कम है क्या? अच्छा, हाँ वही कह रहे, बॉयज तो जितने रहते हैं सामान्यतः उतने हैं, लड़कियां ही आधा गायब है। बीमारी में जांच हो रहा है, दिमाग का होगा नहीं, जरूरत तो उसी की है। तुम तो जरूरत, तुम्हारी जो गंदी बीमारी निकली है ना, अब क्या करना है, जो उन्होंने बताया है हमको, ठीक, ये भगवान है, बहुत गंदी बीमारी की है। तो ABCD ये हमारे 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल के, एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ठीक है, आसान है। हाँ आना है, आइए, अब रुक ही जाओ। जरूरी है इसी वहां से जाना, उधर से नहीं जा पा रही हो।
और है अभी, दरवाजा खोल दो और खोल दो, मान लो कोई भैंसा छाप आ गया तो हाँ सब आप वापस जा रहे हैं, सब दिमाग खराब कर रहे हैं। जाने दो, खुला रहने दरवाजा, अभी फिर आएंगे सर। अब एरियल हैलाइड से शुरू करते हैं, वही डाउस प्रोसेस है हमारा, ठीक। एरियल हैलाइड का मतलब वही हेलोएरिन ही होता है। एरियल हैलाइड का मतलब हेलोएरिन। तुम्हारा फेवरेट हेलोएरिन कौन सा है बताओ? नहीं पता? क्लोरोबेंजीन है। अब तुम बता दो कहां पर क्लोरोबेंजीन है। अरे भैया हेलोएरिन जब भी बोला जाएगा तो दिमाग में तुम्हारे यही आएगा। यार हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका नहीं बताया तुम लोग को? बताया नहीं है ये, यही तो बात है। अब ये भी मैं ही करूं, सारे काम मैं ही करूं? नहीं तुम तो करो। क्लोरोबेंजीन है, देखो इसको जब भी आप लिखेंगे कई तरीके हैं, आप एरो बना सकते हैं, आप बना लीजिए। यहां पर NaOH लिखिए, किताब में बीच में सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाया जाता है। किताब में बीच में सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाया जाता है। आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर लिख दीजिए, ठीक। और NaCl आपका अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपका यहां पर फिनॉल बनके तैयार, एकदम ताजा ताजा, ठीक। फिनॉल बनके तैयार, ये NaCl निकल जाएगा बाहर। एक्चुअल में बीच में हमारा क्या बनता है वो भी चीज देख लो। हुआ क्या है, यहां पर सबसे पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है, ONA। उसके बाद जब एक्सेस में हम लोग NaOH लिए हैं तब ये जाकर के बनता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी मर्जी, ठीक। ये हमारा फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया पहला। अनंत बाबू ऐसे ही है सर, ऐसे ही सब आसान आसान है। दूसरा वाला भी यही बता देते हैं। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो तो बताए भाई। इरफान भाई पता है कि नहीं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, हाँ सही बता रहे हो, SO3H। अरे कहा मेरी सर, बेंजीन के ऊपर ऐसे बोलो, बेंजीन, ठीक, SO3H। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, NaOH ही लेना है। क्या कर देना है? NaOH ले लेना है। इसमें बीच में चाहो तो सोडियम फिनॉक्साइड बना दो, ONA, और इसका कर दो ACD का हाइड्रोलिसिस। फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बन गया और क्लोरोबेंजीन से भी हमारा बन गया, ठीक। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्यूमीन से। ये अगर छाप लिए हो तो छाप लो। किस चीज की जांच हो रही है? ऐसे नॉर्मल है? बुखार बार देख रहे हैं?
हृदय गति भी बोल सकते थे, धड़कन देख रहे हैं, पल्स बोल सकते हैं, हृदय गति बोल सकते हो, हार्ट बीट देख सकते हैं, ये सब धड़कन। हरीश वर्मा की धड़कन। हटा दें? ठीक है, तब नेक्स्ट देख लो। क्यूमीन का जो नाम होता है वो एक और नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं बोलूं क्यूमीन तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर ना बना पाओ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो शायद उसका स्ट्रक्चर बना पाओ। कितने लोग बना सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर? बनाइए भैया, दिखाइए, कब बना दिखाओ। ध्यान से कुछ आया हुआ है, बड़ा जल्दी बनाओगे। छोटी सी गलती है लेकिन इतना तो मैं माफ कर सकता हूं। काफी हद तक सही बनाया तुमने, जो गलती है वो कर देगा। यहाँ CH3 है, ठीक, CH3 हो, अच्छा CH2 फिर से CH2 होगा, CH होगा, कंफर्म होगा, CH कर दो उसको। समझ गए ना? बहुत बड़ी गलती नहीं थी लेकिन बहुत छोटी भी गलती नहीं थी। तुम्हारा हाइड्रोजन नंबर 6 जगह हो जा रही है ना, 3 हाइड्रोजन 3 थे, बाकी सही है, बहुत अच्छा। ठीक, जो गलती की हो वो समझ में आ सकता है कि हाँ हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है। धीरे धीरे एक हाइड्रोजन निकल रहा था, CH3 ना CH2 ना CH, हाँ सही है, बहुत अच्छे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और कोई बना सकता है? देख लो, यह है बेंजीन, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप। ठीक, मान लो सिर्फ ये प्रोपाइल बेंजीन होता तो CH3 CH2 CH बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप जोड़ देते, लेकिन आइसोप्रोपाइल है, इसका मतलब 3 कार्बन तो रहेंगे, लेकिन 3 कार्बन में बेंजीन हमारा दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, CH3 CH CH। ये हमारा क्यूमीन है, यही हमारा किस चीज का स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है भाई, बताओ, जोर बोलिए, यही जोर लगाते हो। इसका स्ट्रक्चर है ये, बहुत। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं संदीप बाबू हॉट एयर से। ठीक, इसका करा देते हैं रिएक्शन किससे? हॉट एयर, मतलब ऑक्सीडेशन करा देते हैं, गर्म हवा का झोंका, O2। ठीक, अभी ऑक्सीडाइज हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण। अरे भैया यहां देख लो, ऑक्सीकरण हो गया। CH3 ये ऑक्सीजन भैया यहाँ बीच में, यहाँ पर आ जाएगा इसी कार्बन पर, OH। अब एक सवाल पूछने जिसका जवाब मुझे उम्मीद है कुछ लड़के नहीं लेकिन कुछ लड़कियां तुरंत इसका जवाब दे देंगे। इस बॉन्ड को कोई बॉन्ड नाम दिया जाता है क्या? परऑक्साइड। ठीक, इस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन परऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? नालायक, वो बोल के बोलो, जोर लगा के, दम लगा करके, एकदम काट के बोलो, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक, क्यूमीन परऑक्साइड बनेगा हमारा। परऑक्साइड बहुत स्टेबल होता है या बहुत रिएक्टिव होता है?
पेरोक्साइड जितने भी होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं वो सब हाईली रिएक्टिव होते हैं। थोड़ी देर अरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे गुल्ले में अगर रख दो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी देखे हो कि नहीं? हम कहाँ दिखाए थे? कभी देखे हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड? देखे होगे। अरे कौन है बोल रहा है? स्पष्ट बोलो, छोटी बोलो, छोटू। कान में डालने वाली एक दवा होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलेन होता है, ठीक है। जिसके कान में गंदगी रहती है, अक्सर उन लोग को ये चीज पता रहती है, ठीक है। मुझे नहीं पता था। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जानते हो? ब्लीच का मतलब जानते हो? ब्लीच का मतलब, हाँ ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीच जो एक्चुअल ब्लीच शब्द है उसका मतलब क्या होता है, ये कोई जानता है? चलो उसका मतलब समझा देते तब इसके आगे बढ़ेंगे। ब्लीच का असली मतलब होता है विरंजन। क्या मतलब होता है? विरंजन। इससे अच्छा तो ब्लीच ही था। विरंजन तो और नहीं समझ में आ रहा है। विरंजन का मतलब होता है किसी का डीकलराइज कर देना। अब समझ में आ गया। अंग्रेज हो, हिंदी समझ में नहीं आ रही है विरंजन, अंग्रेजी समझ में आ जा रहा है डीकलराइज, मतलब किसी का रंग उड़ा देना। उस चीज को कहा जाता है ब्लीच कर देना। तो जितनी भी चीजें किसी चीज के रंग को उड़ा देती हैं, कलर को डीकलराइज कर देती हैं, कलर हटा देती हैं, उनको कहा जाता है दे आर ब्लीचिंग एजेंट। क्या होते हैं वो? ब्लीचिंग एजेंट। जितने भी ऑक्सीकारक होते हैं, जितने भी ऑक्सीकारक होते हैं वो एक बहुत अच्छे ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं। तो अगर चेहरे पर किसी ने आज तक ब्लीच कराया होगा तो उसमें दो चीजें मिलाई जाती हैं। एक तो पाउडर होता है, जो एक्टिवेटर होता है लिक्विड स्टेट में। किसी ने कराया है? पीछे मत देखो मेरे भाई, तुमने कराया हो तो ठीक है, नहीं कराया हो तो पीछे मत। जब भी आप इन फ्यूचर कभी न कभी कराएंगे ही, तो जब भी कराएंगे तो उसमें दूसरा वाला सोल्यूशन रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा उसकी एक और खास बात होती है, चेहरा तो साफ करता ही है। मान लो ब्लीचिंग या हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुम्हारा बहुत ज्यादा पुराना है, उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। जो फैक्ट्री फिल्म बनाते हैं ब्लास्ट कर जाता है। चेहरा साफ करने के लिए चेहरे पर लगाए और चेहरा ही साफ हो गया। हो सकता है कि ब्लास्ट हो गया, चेहरा ही साफ हो गया, तो इसलिए देख लेना चाहिए बहुत पुराना ना हो, ठीक। क्यूमीन अब पेरोक्साइड बन गया। अब इसको थोड़ा सा भी सेंक दो, हल्का सा भी सेंक दो, सेंक दिए। डेल्टा का मतलब सेंक दिए। नहीं सेंकोगे तो भी वो अनस्टेबल, थोड़ी देर में टूट ही जाएगा, लेकिन सेंक ही तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बॉन्ड यहां से टूटता है ऐसे, ये OH आकर के यहां जुड़ता है और ये हमारा अलग हो गया। तो इस OH को यहां पर जोड़ देते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बचा। बच क्या रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हमारा बन गया फिनॉल। छप जाओ भैया। छाप लीजिए भाई इसको। क्या भाई चश्माधारी बहुत देर से इधर उधर जो है छटपटा रही, जैसे गरम गरम तेल में जीरा उरा नहीं डाल देने के, तब से छरबड़ा रही है। बगल में कोई बतिया के यहाँ से जा रही है बैल। छाप लिए इसको। ये तो पहले छापे ही हो गए, आधा ही और छापना था। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे बनाना और आसान होता है।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भैया कोई बता दो हमको, याद नहीं आ रहा। ये N2Cl ऐसे नहीं, बेंजीन N2Cl। प्लस माइनस लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो भी लगाओ, लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, ठीक है, 4 लगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये है एक तरह का सॉल्ट होता है, जो भी होता है बता चुके एक बार और बता देंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ठीक है, बहुत ज्यादा पीएचडी इसी के ऊपर नहीं करना है। इसमें करना क्या है, खाली गर्म पानी डाल दो, वार्म वाटर, क्या करना है, वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दीजिए, माने H2O, और कुछ बाई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, परीक्षा में भी OH बन गया फिनॉल से। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके। पहला है एरिल हैलाइड डॉस प्रोसेस, ठीक। दूसरा है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा है आपका क्यूमीन, और चौथा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से। ये फिनॉल के कंप्लीट हो गए। एक बार घर पे जाके वीडियो देख के रिवाइज भी कर लिया कर भाई, ठीक है, उसको भी देख लिया करो, कहो तो तुम लोग का मुंह भी दिखा दिया करेंगे उसी में। नेक्स्ट अब इसकी हम लोगों को पढ़नी है प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग इसकी भौतिक गुणधर्म जान लेते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत कम ही, रेयरली ही पूछा जाएगा, परीक्षा में बड़ा कम पूछा जाता है भौतिक गुणधर्म इसके। रासायनिक गुणधर्म ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। भौतिक गुणधर्म में कौन कौन से गुणधर्म आते हैं, जरा कोई बताए। पहले तो इनका क्वथनांक गलनांक आ जाए, ध्यान से सुनिए भाई। इनका क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है। हम इसे हाइड्रोकार्बन से तुलना कर लेते हैं या हेलोएल्केन हेलोएरिन से तुलना करते हैं। अच्छा, कैसे तुलना करेंगे, मीथेनॉल, अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, मीथेनॉल की तुलना करेंगे क्लोरोमीथेन से और मीथेन से। अगर आपके सामने मीथेन है, क्लोरोमीथेन है और मीथेनॉल है, स्ट्रक्चर बना दे में तो कहोगे सर जी काम का बोला था। ये है मीथेन, ये है क्लोरोमीथेन और ये है मीथेनॉल। किसका क्वथनांक उच्च होगा, गलनांक तो इसका बोला जाता है साथ में, क्वथनांक गलनांक एक साथ, लेकिन जो द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में रहते हैं उनका गलनांक तो हम लोग नहीं ना निकाल सकते भाई। गलनांक तो ठोस वाली वस्तुओं का निकाला जाता है कि नहीं बाबू, कब, जहां सोच CH4 CH3Cl और CH3OH, मीथेन, क्लोरोमीथेन, मीथेनॉल, तीनों में किसका क्वथनांक उच्च होगा, मिथेनॉल का होगा। क्यों, वाई, ऐसे ही अच्छा लग रहा था बस इसीलिए। मिथेनॉल का होगा, नो डाउट मिथेनॉल का ही होगा। आसान है, एक बार बताए थे, लेकिन जितनी तेजी से याद करते हो उतनी तेजी से भूलते भी जाते हो। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बताए थे क्या, ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं ना। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यही सब तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये तो हमारा पोलर ही नहीं होता है, ठीक, तो इसका तो बहुत कम होना है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लोरोमीथेन है, ये पोलर तो होता है पर इतना पोलर नहीं होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, और वो भी पोलर भी होता है, ब्रह्मा सब पूछेंगे, ये पोलर भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो एल्कोहल्स का, ठीक है, एल्कोहल का क्वथनांक और गलनांक उनके करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब अंतराणिक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक। दूसरा, इनकी विलेयता, जो लोअर अल्कोहल हैं वो जल में विलेय होते हैं,
लोअर अल्कोहल का मतलब जैसे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सब जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन हायर अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन का भाग ज्यादा होगा, वो जल में विलय नहीं होंगे, जल में विलय नहीं होंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक गुणधर्म की। अच्छा, रासायनिक गुणधर्म से पहले हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं अम्लीय प्रकृति का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अम्लीय प्रकृति। ठीक, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट या आर इफेक्ट, ये सब पढ़े हो कि नहीं, सुने हो कि नहीं, किताब में है कि नहीं? वाह, तीनों बार अलग अलग आवाज आई है। पढ़े हो कि नहीं? सुने हो कि नहीं? किताब में है कि नहीं? है। ठीक है, चल, किताब में है तो ये हम मान लेते हैं कि तुम लोग पढ़े हो। पिछले साल की किताब में है इसलिए मान रहे हैं बेटा, इस साल की किताब में नहीं है। ठीक है, नहीं तो होगा तो फिर जो है अब उसको बकायदा एक्सप्लेन किया, समझाए हैं एक लेक्चर में, उसका लिंक जो है आज हम ग्रुप में, तुम लोग हम जुड़ गए हैं। ठीक है, ग्रुप में जुड़ गए हैं तो आज हम भेज देंगे, देख लेना। आज नहीं, संडे को भेजेंगे। अभी भेज दोगे? ओके ओके। किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति किस चीज पर निर्भर नालायक करती है? किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति किस पर निर्भर करती है? कोई बता सकता है? हाँ, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कैसे? जैसे एक एसिड है HCl, पूछेंगे तुम्हारा फेवरेट यही है। ठीक, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में तो कोई एसिड होता ही नहीं है। ये निकाला भैया Cl माइनस प्लस H प्लस, H2SO4 है मान ले, HSO3 माइनस प्लस H प्लस, CH3 COOH gives CH3 COO minus plus H plus। क्या कह रहे हो? क्या रहे क्या? जानकारी नहीं है क्या? मार के जाओ। ठीक है, नहीं, ध्यान से सुनो। जो हाइड्रोजन आयन है ये तो सारे के सारे एसिड दे ही रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन से हम लोग थोड़ा बता पाएंगे कि वो अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? हम लोगों को देखना होगा ये जो नेगेटिवली चार्ज का आयन मिल रहा है ना कॉन्जुगेट बेस, इनकी स्टेबिलिटी पर हम लोग देखेंगे। ये जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा ये स्थायी होंगे ये अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? अच्छा, इसका स्थायित्व का मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? अब देख रहे हो ना आप ध्यान से, आप देखना, बड़ी देर से लोटी हुई थी उधर मुंह करके, अपराध करके मुस्कुराते कि मुंह ही ऐसा है। सुनो ध्यान से, अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा माने स्टेबल नहीं होगा, अरे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये तुरंत इसके साथ मिलकर के फिर से ही बना लेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर ये स्टेबल होगा तो ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव करता रहेगा, H प्लस के साथ कंबाइन नहीं करेगा, H प्लस हमें प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, ये प्रबल अम्ल होगा। यानी कि ये स्टेबल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हो रही है? अरे हो रही है? हाँ ना, कुछ बोल तो हो रही है। हाँ, तो ऐसे आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे तब बताओगे। तो अब हम 2-3 एसिड लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है या बेसिक कैरेक्टर कैसा है। ठीक,
HOH। ये क्या है भाई? पानी। HO माइनस H प्लस। ठीक, कोई समस्या किसी? अरे भैया इसको भी एसिड मान लेते हैं, तो H प्लस OH माइनस अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? एक लेते हैं अल्कोहल ROH, RO माइनस प्लस H प्लस। कोई समस्या? एक और चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, फिनॉल। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस। कुछ समस्या? अब हम लोगों को यही देखना है कि ये तीनों एसिड हैं, कंपैरिजन करना है और फिर ये देखना है कि तीनों में ये जो आयन बन रहे हैं इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो कैसे पता चलेगा? अभी पता चल जाता है। समूह हमने दो तरह के बताए हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG और EWG। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने एक ही ग्रुप बताया है, वो कौन सा है? अल्किल ग्रुप। वही होता है बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बाकी सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक, किसी भी नेगेटिवली चार्ज आयन की रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? उसके ऊपर के चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा विक्रियाशील होगा, जितना ज्यादा विक्रियाशील होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। तो हम लोग अभी विक्रियाशीलता देखते हैं और उसी का उल्टा हो जाएगा स्थायित्व या स्टेबिलिटी। ठीक, ये H है, ये O माइनस। ध्यान से मेरी बात सुनना, H हमारा किसी भी तरह का समूह नहीं दिख रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कोई बात नहीं, R देखते हैं, अल्किल ग्रुप आ गया। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माने अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दूर भगाता है। तो एक तीर ऐसे बना देते हैं जो कि ये दिखा रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर पहले से कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ गए तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बढ़ जाएगा यानी कि इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी यानी कि स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी कि ये तो इससे भी वीक एसिड हो गया, अल्कोहल तो वाटर से भी वीक एसिड हो गया। फिनॉल देखते हैं, ये जो फिनाइल ग्रुप है मतलब ये बेंजीन रिंग वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ बताए थे। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यानी कि ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी यानी कि रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हमारा इन तीनों में फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल के बाद वाटर और वाटर के बाद अल्कोहल। यानी कि जो हम लोग एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखेंगे वो हमारा ROH सबसे भी, फिर आ जाएगा H2O वाटर, फिर आ जाएगा हमारा फिनॉल। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये हमारा एसिडिक बिहेवियर यानी कि अम्लीय प्रकृति, एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। याद रहेगा कि नहीं? बोलोगे नहीं ना? याद रहेगा ना? एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अम्लीय प्रकृति बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, कुछ बोल भाई। धीरे धीरे जैसे जैसे स्तर आपका ऊंचा होता जाएगा सिलेबस का, वैसे वैसे आपकी पढ़ाई का स्तर नीचा होता जाएगा। है नहीं? वो कहाँ चेहरे 12 बजे हमारे बीमारी वाला? नहीं सर, अब वो तो उसका इलाज करना जगह भेजेंगे, बिना ऑपरेशन करते इलाज है। पैसा तो नहीं है, फ्री में करें, बस वीडियो बनाएंगे तुम्हारा ऑपरेशन करते हुए। इंजेक्शन अच्छा भी है, क्या बात है। तुम्हारे नोट्स देखे थे ना सुबह, बहुत अच्छा था।
क्या नाम है तुम्हारा? नेहा गुप्ता का नोट्स बहुत अच्छा है भाई, ध्यान रहे, कंप्लीट है। अब इस पे और प्रश्न आएंगे, अब ये टॉपिक अम्लीय प्रकृति खत्म नहीं हुआ है, अब इसको ढंग से पढ़ लिया जाए, और क्योंकि एक प्रश्न तो तय है, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति के ऑर्डर का 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो अम्लीय प्रकृति में 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो ये वाला, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा शांत रहो, और जो क्षारीय प्रकृति है उसमें सिर्फ एक ही है, अमीन और एनिलीन, इन सब का कंपैरिजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्षारीय प्रकृति है। तो यानी कि इन 3 में से एक टॉपिक तो कंफर्म है आना है, अम्लीय प्रकृति अल्कोहल फिनॉल की या कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। ठीक, तो ये कंफर्म वाले क्वेश्चन होते हैं कि आने ही आने हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, पेपर लीक। अब सुनो ध्यान से, यह है फिनॉल OH, और यह है नाइट्रोफिनॉल। अब मेरा सवाल यह है कि इन दोनों में किसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, नाइट्रोफिनॉल की या फिनॉल की? नाइट्रोफिनॉल। क्यों होगी? सही बताए, नाइट्रोफिनॉल की ही होगी, लेकिन सवाल उठता है क्यों होगी? क्या है? बोला क्यों होगी? बाधकता मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस तो कुछ स्थायित्व तो ज्यादा होगा, पर स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधकता का ऐसा कोई बहुत रोल नहीं है, सिंपल सा रोल है, -I इफेक्ट। कैसे? इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबल तो ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़ता जाएगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, -I इफेक्ट से। ठीक, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर हमारा ज्यादा होगा। हमने बताया ना EWG जितने जुड़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पीछे पहलवान, एक और जोड़ दिया जाए तो और हो जाएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। समझ में आ रही बात की नहीं? इसके साथ ही अगर हम कंपैरिजन करें एक और चीज का, चिचिकार है बना नहीं पाते साथ में, ये हो गया OH, ये भी हो गया OH, लेकिन यहां पर आ गया एक CH3। अब इसका बताइए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +I इफेक्ट आ गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा, ठीक है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी जलीय में, जलीय आयन जब बनाएगा जल में तो बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? जितना ज्यादा, यहाँ पर लिखो ना +I इफेक्ट, -I इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर एंड +I इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, CH3 ग्रुप आकर के जुड़ गया यानी कि एसिडिक कैरेक्टर हमारा कम हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ गया यानी कि एसिडिक कैरेक्टर हमारा बढ़ जाएगा। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना रहने दो, जान लोगे क्या कर जाना है? नहीं, 3 बजे जाना है।
46 अंकल का 56 हो रहा है। चलो भाई चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे नहीं भाई 30 दिसंबर तक पूरा करना है, उधर राय सराय था ना, बता रहे थे 30 दिसंबर तक खत्म कर देना है। हाँ? नहीं बोल रहे हैं 1 तारीख से प्रैक्टिकल सब शुरू हो जाएंगे तुम लोगों के। 31 दिसंबर तक बाबू मैं जिस स्पीड से पढ़ाता हूँ बहुत कम और काम की चीज ही बताता हूँ, मैं भी नहीं 30 दिसंबर तक खत्म कर पाऊंगा। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता बाबा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? आज कौन सी तारीख है? 10 दिन है। नहीं 1-25 दिसंबर को बस छुट्टी है, संडे है, 3 दिन है, 22 और 29 और 25। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत है, देखना ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन। हमने बताया था कि 2 ही मैकेनिज्म है तुम लोगों का, एक है अल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बना दो, और दूसरा इसी का उल्टा, अल्कोहल से वाटर निकाल के अल्कीन बना दो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। इफ हर इज पॉसिबल, देन भर इज आल्सो पॉसिबल। समझ रहे हो कि नहीं? अगर अल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बना सकते हैं तो अल्कोहल से वाटर निकाल के अल्कीन बना देंगे, और इन दोनों का मैकेनिज्म परीक्षा में आएगा ही आएगा, छप चुका है पेपर में, पेपर लीक। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए आसान सा टॉपिक है। यहां देखो, तबीयत खराब है क्या? क्या नाम है? तमन्ना सर। हटिया। CH3 CH2OH। ठीक बात। यह है तुम लोगों का, हमारा, हम सब का फेवरेट अल्कोहल इथेनॉल। ठीक? नहीं बिल्कुल, हमारे भाई चोट लगता है तो स्प्रिट लगाया जाता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। प्लस हमने बताया था पानी निकालना हो तो क्या लिया जाता है? H2SO4। कौन सा, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? अब इसी चढ़ के कूदेंगे ऊपर। कंसंट्रेटेड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ना विश्वास हो 2 बूंद हाथ पे गिरा लो, कहां से पानी निकलेगा वो पता नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 2 बूंद हाथ पे गिरा लो, लीक कर जाओगे कहीं कहीं से। ठीक है, तीर बनाए, यहां लिख दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होता क्या है कि एक H यहां से, एक OH यहां से, इसको थोड़ा सा और वो करके लिख देते हैं। सही था, तुम लोग जो लिखे होगे, अगर लिख लिए होगे CH3 CH OH। ये भैया बोतल में पानी भर दो और निकाल दो। CH3 नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन बन गया कि नहीं बन गया? एक H यहां से निकला, एक OH यहां से निकला, डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच बन गया। कोई समस्या? ठीक है, नहीं है समस्या तो ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा इसमें। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल, यही सबसे बड़ी समस्या है कि मान लो अगर कोई चीज बता रहे हैं तो उसमें आदमी चाह रहा है कि ऊपर ऊपर बाबू सत्य में बता चल दे तुम लोग को देख के, फिर मजा नहीं आता है। सोचता है कि चलो 100 ग्राम छोड़ ही रहे, 100 ग्राम बता दें, 100 ग्राम की बात है, उसको बता दिया जाए तो इसमें भी सुन लो। ध्यान से अगर देखोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल से निकल रहा है?
एक जल का अणु कितने अल्कोहल के अणु से निकल रहा है? एक। यही बताना था। तो इनमें कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस टाइप का नहीं था। अरे पूछा था कौन में चाल होगी इसकी। अरे एक अणु दिख रहा है तो एक अणु से ही एक जल का अणु निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है 443 केल्विन पर। 443 केल्विन पर अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दें, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक? टेम्परेचर को कम किया जाए अगले पेज पर। CH3 CH2 OH टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है। लौट गई वो? अरे नहीं पढ़ना रहता है तो कोई जबरदस्ती कोई खींच के छोटा नोच के लाता है क्या? चला पढ़ के शौक से पढ़ना है कि चलो आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री। और यहाँ के भाई लार और चूरा है मुंह से और पपड़ी बन गई है सफेद रंग की, यहाँ पर आधे घंटे सोई पड़ी है। तो 2 मॉलिक्यूल लिया जाए, OH CH3 CH2, टेम्परेचर को कर दिया हमने कम 413 केल्विन। 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, एक जल का अणु बाहर निकाले, एक ऑक्सीजन के पास जगह खाली हुई, इस कार्बन पर आकर के जुड़ गया CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाएगा कि नहीं? ये क्या बना? ईथर। इसका नाम क्या है? अबे नाम वो तो ठीक है, तुम कौन हो? लड़के हैं वो तो जान रहे हैं नाम। हाँ, डाई इथाइल ईथर, बहुत अच्छे। आईपीएसी नेम इथॉक्सी इथेन, बहुत अच्छे। इथॉक्सी इथेन। मजेदार बात यह है कि इधर जो दक्षिण टोला वाले हैं हमारे, ये सब मुंह ताक रहे हैं कि भाई क्या होता है ईथर, ये क्या होता है? डाइथाइल ईथर, ये क्या होता है? इथॉक्सी इथेन, बाप रे बाप, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक? इसीलिए तीनों चीज हमने पूछी, एक ही चीज से तुम लोग की हालत ना खराब हो। लगे इरफान भाई कि हाँ पढ़े नहीं हो फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़े हो? इथॉक्सी इथेन, क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आई। जब भी डिहाइड्रेशन होगा, अंतर किस चीज में है? सिर्फ तापमान में अंतर है। तापमान में अंतर होने के कारण पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जा रहा है। कहाँ अल्कीन, कहाँ इथर, सब कुछ अलग। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो ये चीज हमेशा याद रखना, तापमान कितना है डिहाइड्रेशन का। इन्हें तापमान 413 केल्विन दिया हुआ है, बना दिया अल्कीन, कहो हमें यही बताया था, यही करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में और बचा है, डिहाइड्रेशन में और बचा हुआ है, डिहाइड्रेशन में भी और बचा हुआ है। जैसे मान लिया क्या किया, CH3 CH2 CHOH CH3 कंसंट्रेटेड। अरे कभी अच्छी राइटिंग में भी लिख के देख लेना, लिख भी सकता हूं। देखिए OH तो निकल ही रहा है बाबू सत्यम, एक कार्बन से। हाइड्रोजन हमारा OH के बगल से ही निकल रहा है। यहां पर OH के बगल वाले कार्बन में देखा जाए तो दो कार्बन है, मतलब 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन है उन सबों के पास। निकलेगा कहां से? कहीं से भी निकल सकता है। हम दोनों संभावना देख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन सा स्टेबल होगा। जो स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मान लिया पहला केस देखते हैं कि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और दूसरे केस में देख लेते हैं कि तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकला है बाहर, ठीक है।
तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा CH3 खोलोगे हाँ हाँ CH डबल बॉन्ड CH3 छाप लो इसको। आवाज नहीं गई? अरे ठीक है, चुप रहो। ये भाई इधर आओ। कौन जा रहा है? हरीश वर्मा। तो ध्यान से, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दूसरा, ठीक है, ब्यूटेन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि यही हमारा स्टेबल होगा, ठीक है, ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो डिहाइड्रेशन, ये जो समझ में आ गया, निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक। इसके आगे का रासायनिक गुणधर्म, कल अल्कोहल और फिनॉल दोनों का रासायनिक गुणधर्म हम बताएंगे। और एक चीज और बता दें, कल जो भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, उससे ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। कल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी है ना, कोलवेज रिएक्शन, ब्रेमर-टाइमन रिएक्शन, फिनॉल का ये ऑक्सीडेशन, ये सारे रिएक्शन कल इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। कल का सैटरडे है, कल प्रयास ये करेंगे कि चैप्टर लगभग 95% खत्म कर दें। मंडे को ईथर पढ़ा करके खत्म हो जाएगा, मंडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा,
30 दिसंबर तक जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, अगर थोड़ा सा फास्ट चले हम लोग तो हो सकता है वेरी फास्ट चलना पड़े। ठीक, तो आज के लिए कहाँ कपड़ा उतार रहे हो? गर्मी में कपड़ा उतार दोगे? तो आज के लिए रहने दो भैया।